हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और ये है आपकी क्लासेस का टाइम टेबल। ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में हम बात ही करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो इतना हम नहीं बात करने वाले क्या कब किस दिन होने वाला है। तो देख लीजिएगा, मंडे को ये आपके थ्योरी तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो वेडनेसडे और थर्सडे को स्पेशल सजेशंस होते हैं और आपके सजेशंस हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर को लेकर, तो वही हम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब क्या करते हैं हम ना, पढ़ाई तो करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। तो हमें ना दोनों तरफ चलना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, क्योंकि जो आपकी जनरल अवेयरनेस है स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन 10 नंबर की रहने वाली है। इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें सारी ही चीज़ें मिक्स होने वाली हैं। तो इसमें जो हम पॉलिटी करेंगे वो सिर्फ वही वाली करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आई हुई है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेंगे, हमारा कुछ घिसने वाला है नहीं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड है। वैसे ही हम अपनी स्पेशल एम्फोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वो कर ही रहे हैं। तो चलिए एक नज़र हम कर लेते हैं नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने जब PYQ सॉल्व करे हैं तो मोस्टली हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, चलिए गहराई से देख लेते हैं। कहते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, यहाँ पर लंबाई आपकी 3 है और आपकी चौड़ाई 2 है। आपका जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी कह रहे हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, अगर ये आ भी जाता है तो। ऑप्शन क्या दिए गए थे, 3:2, 2:3, 2:2, 3:3, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे उसमें। तो चलिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है लंबाई और चौड़ाई जिसका रेशो है 3 और 2 का, और इसमें रंग कितने होते हैं, केशरा, सफ़ेद और हरा, ये तो सबको पता है, और इसमें 24 तिलियाँ होती है, सबको पता है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया था। राजा चिन्ह की बात करें तो वो अशोक की लाट से में स्थित है, जो सारनाथ वाराणसी में ये स्थित अशोक की लाट से लिया गया, और इस तरह का ये दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है वो भी बता दीजिएगा, है किसने गाया है वो भी बता दीजिएगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जो कि स्कूल्स में आप पढ़े हो, आपने गाया भी होगा, जन गण मन, है ना। 24 जनवरी 1950 को ये अपना लिया गया था, और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। देख लो कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था, और इसको अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। दोनों ही डेट याद कर लेनी है। अगर मैं बात करूँ, गाने में लगता है 52 सेकेंड का टाइम, 52 सेकेंड। इसकी जो पहली और अंतिम जो पंक्ति है उनमें लगता है 20-20 सेकेंड का टाइम। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वो है हमारा वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ में है। अगर राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है उसकी बात कर ली जाए तो वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगर मैं राष्ट्रीय पशु की बात करूँ तो वो हमारा बाघ है, और इसका ये साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। अगर राष्ट्रीय पशु की बात करूँ तो वो मयूर है। चलो अब हम आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। भारतीय जब संविधान बना तो उसमें जो हस्ताक्षर करे थे, साइन मारे थे अपने अपने, उनकी संख्या कितनी है। DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। ये PRT जो प्राइमरी लेवल जो पहले से 5वीं तक को पढ़ाते हैं ना, उनको तो ये पता नहीं क्या समझते हैं, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्या ही समझते हैं ये, प्राइमरी वालों को तो पता ही नहीं। पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाने हैं, ANR उनको पढ़ाना है, फिर भी बस क्या ही कहें। चलो, तो भारतीय संविधान के जो हस्ताक्षरकर्ता उनकी संख्या 284 है जी, 284 है। अगर बात करें भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी वो किसने करी थी, उसके बीच में बैठे थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने करी थी अध्यक्षता। अगर बात करूँ मैं कि संविधान सभा की जो शक्ति है उसका प्रमुख व्यक्ति कौन था, वो जवाहरलाल नेहरू है, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं। ये NVS में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है, जो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ का आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, वही वाली बात कर रहे हैं कि जो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, जो मेन है, जो स्टार्टिंग में दी जाती है, उसमें कितनी बार रिवीजन हुआ है, संशोधन हुआ है। जी एक बार ही हुआ है, जिसमें 2 शब्द ऐड करे गए हैं। वो आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन से शब्द जो है ऐड करे गए हैं, और आपका संशोधन कौन सा था। ये 42 जो है वो अमेंडमेंट था। चलिए, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और केवीएस टीजीटी सोशल स्टडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। अगर बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य इन्होंने करा है, किन्होंने करा है, BN राव ने करा है, जो संविधान के बारे में सलाह देते हैं कि सर ऐसे कर लो, सर वैसे कर लो, ठीक है, इससे जनता खुश हो जाएगी। तो जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो हमारे BN राव चक्रवर्ती है, इन्होंने काम करा है। अगर बात करूँ भारतीय संविधान लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता होगा। इसी टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिसमें हम पजल हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीमराव अंबेडकर जो है, जिनको भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। KVS PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात कर ली जाए, इस अधिनियम में भारतीय परिषद को समाप्त किया गया है। भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 वाला, इसमें जो भारतीय जो परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद भारत का जो पहला होम मिनिस्टर, गृह मंत्री था, वो कौन था? वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे जी? वल्लभ भाई पटेल थे। जोर से बोला करो, पड़ोसियों को भी पता लग जाना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है। इतने एक्टिव हो पढ़ते टाइम कि आपका जो माइंड है वो कहीं भी ना जाए, इधर उधर भटके ना, क्योंकि ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, वो इसमें आप थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसमें आपको जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, इसके लिए आपको खुद भी एक्टिव रहना है। साथ में जैसे कि अगर आपको नींद आ रही है या मज़ा नहीं आ रहा क्लास में, तो वो कर लो साथ में, ठीक है, पढ़ते वीडियो देखते देखते। पानी पी लो, या फिर साथ में अगर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तो साथ में उसका आंसर आप दे दो, आपको पता है तो, है ना, एक्सप्लेनेशन उसकी देनी स्टार्ट कर दो। इस तरह से आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है। तो चलिए बात करते हैं। देखो, ये D++ में और स्टेनो ग्रेड 3 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे? तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर मैं बात करूं, भारत में जो आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको निलंबन थोड़ी दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता। निलंबन की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? वो हमारी जर्मनी से प्रभावित है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ा रखे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखे, रीट वीट सब मैंने करा रखी है इसमें, और ये भी पढ़ा रखा है कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और कब ली गई है, और हमारा संविधान कैसा है, ठीक है। तो जितने एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो करा ही चुकी हूँ मैं। तो चलिए, अगर मैं बात करूं भारत का संविधान कैसा, बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है, आंशिक बोले तो छोटा थोड़ा, है ना, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से वो क्या है, परिवर्तनशील है। यहाँ पे कहने का मतलब है कोई भी कानून है वो क्या है कि भाई ना तो वो इजीली बनता है, ना ही वो इजीली मॉडिफाई हम कर सकते हैं। इतने ज़्यादा धक्के उसको खुआने पड़ते हैं। पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की उसको अनुमति मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर वापस आएगा, है ना। इस तरह के उसको करना पड़ता है जब कोई एक विधेयक, जो कोई कानून बनता है तब, ठीक है, ना ही इजीली उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए भी बहुत स्यापा होता है। तो आंशिक रूप से कठोर होता है, थोड़ा बहुत कठोर है, थोड़ा बहुत जो है परिवर्तनशील है, फ्लैक्सीबल है। जब लोग धरना करते हैं ना, बैठते हैं, तो क्या होता है, वो चेंज भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्यापा इसमें ज़्यादा है। तो भारत का संविधान कैसा है, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। किसान बिल, है ना, देखा होगा आपने, पता, इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य हैं, तो बता दीजिए जो है हमारे 6 तो मूल अधिकार है। पहले कितने थे जी? पहले 7 मूल अधिकार थे, हमारे फंडामेंटल राइट थे, जिसमें से एक हटा दिया गया। और कौन सा हटा दिया गया है? वो हमारा आपको पता ही है, संपत्ति का अधिकार है। और मैं अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ, कर्तव्य की बात करूँ, तो वो हमारे 11 हैं। देखो कितना ईजी, कितना बेसिक क्वेश्चन है ना, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ संपत्ति का अधिकार,
अब पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी का अधिकार बना दिया गया है कि लड़की और लड़का दोनों ही उस संपत्ति के हकदार हैं। लड़की को भी उतनी संपत्ति मिलेगी जितनी कि लड़के को मिलेगी, बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए जो आपकी पैतृक संपत्ति है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर मैं बात करूँ, ये DSSB स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है जी। अगर मैं बात करूँ 42 जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, उसके द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य को इस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 1976 में जोड़ा गया था, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको जोड़ा गया था संविधान से। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश सवर्ण सिंह कमेटी ने करी थी। किसने करी थी जी? सवर्ण सिंह कमेटी। सोने जैसी कमेटी है ना, गोल्ड जैसी कमेटी थी हमारी, सवर्ण सिंह कमेटी थी, जिसने हमारे फंडामेंटल जो कर्तव्य हैं, ड्यूटी है, क्योंकि देखो कितने बढ़िया हमारे फंडामेंटल कर्तव्य हैं और उनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करा था वो बढ़िया हमारे ये क्या है कर्तव्य है, तो वो सवर्ण सिंह कमेटी ने करे हैं। एनीवेज में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम बात करें एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परमादेश रीट कहा जाता है। जितने भी टाइप की रीट होती हैं हमारी फंडामेंटल मौलिक अधिकार में, ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। मूल अधिकार जो फंडामेंटल जो हमारे राइट होते हैं उनकी डेफिनेशन से जो रिलेटेड है वो हमारा 12 है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता, भाई कानून के सामने सब समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितना ही अमीर ज़्यादा, चाहे वो कितना ही, ठीक है। चलो कब बात करी गई? जो अनुच्छेद 14 में बात की गई है। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है कि आप राष्ट्रपति पर क्या कर सकते हो? महाभियोग लगाकर उसको हटा सकते हो, तो वो बात करेगी अनुच्छेद 61 में, ठीक है, 61 में। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, वो बात करी गई है आपकी अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके लिए, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है आपको एक बार देख लेना, पढ़ लेना ये सारी चीज़ें, बस एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है, किस से संबंधित है? तो हमारी दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध से संबंधित है। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो आपके अनुच्छेद 54 में बात करी गई है। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, हम पढ़ चुके हैं। और जो ये हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट हैं जितने भी, उनके लिए तो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है VVVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, स्टार लगा लो इस पर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन मतलब कि नहीं काम कर सकते हैं, वो बात करता है आपका अनुच्छेद 24। अगर भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो भाग जो 3 है उसमें सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं उसमें बताया गया है। अगर बात कर ली जाए भारत के संविधान में डैश अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है टोटल? जो हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। अगर बात कर ली जाए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, और जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कि रीजनल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात कर ली जाए भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और वर्तमान के आजकल के जो राज्य है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, उनकी सीमा, उनके नाम में चेंजेस से संबंधित जो प्रावधान है वो बात करते हैं आपका अनुच्छेद 3। चलिए अगर बात कर लेते हैं भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं वो बताए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। बड़ा ही प्यारा शानदार क्वेश्चन ही बन सकता है।
अगर बात कर ली जाए, ये क्वेश्चन भी हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार राज्य को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और 18 साल तक के वो बच्चे होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान कराने की जिम्मेदारी है। चलिए अगर आगे बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। आपका अनुच्छेद जो है 66 बात करता है। एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, वो आपका अनुच्छेद 140 है। अगर बात कर ले भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है, वो अनुच्छेद आपका 176 है। तो आपको ना ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना इसको। अब बात करें भारत का संविधान का यह अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक जो भी जितने भी धन विधेयक है वो आपके जहाँ पर धन विधेयक का जिक्र हो जाए वहाँ पे लोकसभा जाएगा, लोगों की सभा। तो अनुच्छेद 199 में इसकी बात करी गई है। अब कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में चेंजेस कर सकता है, संशोधन कर सकता है, तो वो आपका 368 है। KVS PRT और D+B ग्रेड 4 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात कर ले कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेश का नाम जो है सूचीबद्ध है, तो वो आपका पहली अनुसूची में है जी। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, तो आपके रीजनल हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 8वीं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारत के नागरिकों को क्या सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो सबको पता है। तो कौन सा अनुच्छेद भारत का बाल श्रम के उन्मूलन, मतलब कि जो बच्चे कारखानों खदानों में काम करते हैं ना, उससे रिलेटेड प्रावधान करता है, तो वो 24 करता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम हॉस्टल वार्डन के लिए। तो धन विधेयक पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, जितने भी धन से संबंधित काम है वो लोकसभा में आप कर दो टिक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है, जो आपका यूपी उत्तर प्रदेश। क्या है जी? यूपी उत्तर प्रदेश 403 सीटें हैं, कहीं कहीं 404 भी दे रखा है। और सबसे कम कहाँ पर है? पांडुचेरी में है, जो कि 30 सीटें हैं। अपने अपने राज्य की आपको पता होनी चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो आपके जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें होते हैं। लाइब्रेरियन एनवीएस यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है कि शून्यकाल कौन सा होता है। देखो शून्यकाल कौन सा है आपका, जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है, जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्व के विषय को जब उठाया जाता है तो आपका शून्यकाल हो जाता है। कहने का मतलब प्रश्न काल और जब कार्य सूची के बीच का जो टाइम होता है वो आपका शून्यकाल हो जाता है। LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करें ये 0 आवर्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना प्यारा एक्सप्लेनेशन है। कहता है कि शून्यकाल जो है दोपहर 12 बजे स्टार्ट होने के कारण इसका नाम जो है शून्यकाल रखा गया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई शून्यकाल ही 0 आवर्स ही तो क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम पड़ा 0 आवर्स? तो क्योंकि ये दोपहर 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो इसीलिए इसको कहते हैं। अब कहते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? मैंने कहा था जहां पर भी धन आपको आंसर दिख जाए, वित्त आपको आंसर दिख जाए, आराम से आंख बंद करके लोकसभा कर दो टिक। अब मैं बात करूं तो आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, बता दीजिएगा। तो वो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। चलिए अगर बात कर ली जाए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए जो मिनिमम जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके 50 होते हैं। अगर बात कर ली जाए भारत में एक राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा मेरे को ये बता दो, जो आपका स्टेट है, जो आपका राज्य है, राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? और आपका ये मेरे को बताना, बस राज्य का पहला नागरिक उसको कहा जाता है। तो चलिए अगर बात करूँ डैश D+B, ओहो ये है डैश के अध्यक्ष थे, जो गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे।
उसके बाद अगर बात करें भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम मैक्सिमम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर बात कर ली जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर ली जाए कि जो आपकी पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी है? वो बलवंत राय समिति है। जहाँ पर भी बलवंत राय दिख जाए तो वहाँ पे लगा देना पंचायती राज। अब पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? हमें सबको पता है, क्योंकि सबके गांव में पंचायत तो होगी, सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। एक तो ऑप्शन आ सकता है 5 साल, एक ऑप्शन आ सकता है कि पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, है ना। तो आपको जो अप्रोप्रिएट है वो ही टिक करना है। तो यहाँ पे पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। अगर बात कर ली जाए भारतीय संविधान के में इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो 7वें हैं। अगर और बात कर लें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 122वां जो संविधान संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, उसमें जीएसटी विधेयक जो है 2014 की पुष्टि करने वाला जो पहला राज्य बना था वो हमारा असम बना था। कौन बना था जी? असम बना था। तो जो जीएसटी है, क्या है जी? जीएसटी है वो पूरे देश में कब लागू हुई थी? वो 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुई है जीएसटी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन देखा है। तो केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस जो है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर बात कर ले किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो आपका जो 42वां अमेंडमेंट हुआ है उसके अधिनियम जो है 1976 को कहा जाता है। तो यही थे आपके कुछ बढ़िया क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान के आमुख जो 42 अमेंडमेंट था उस में जोड़ा गया था, जो उसकी संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें ये 2 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आपका जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, ये 2 शब्द जो है जोड़े गए थे। चलिए यही था आज का आपका छोटा सा लेक्चर। मुझे लगता है कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इसके इंडियन जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड ये इनफ है, मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आने होंगे यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। बस ये है कि जो ये क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा और अगर आप डीप में कर सको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप घोल के पी जाओ। बस इससे फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करने से एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो जी, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हैं ना करना चाहो तो वो भी मत करना। बस आप क्या करो, आप सिलेक्शन ले लो और फिर मेरे को कह दो कि मैडम सिलेक्शन हो गया। बस उसी चीज़ की संतुष्टि है मुझे, और कुछ मुझे चाहिए नहीं फालतू। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।